साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका अध्याय 5 है विधायिका। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। कौन कौन सा? पहला चैप्टर था संविधान क्यों और कैसे, दूसरा था भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा था चुनाव और प्रतिनिधि और चौथा था कार्यपालिका। तो आज हम लोग देखेंगे विधायिका के बारे में। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग आखिर में जानेंगे क्या। तो हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं तथा विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। तो इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। और इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी हो। कौन कौन सी? पहला, विधायिका का क्या महत्व है। दूसरा, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या है। तीसरा, कानून कैसे बनते हैं। चौथा, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। और पांचवा, संसद अपने ऊपर नियंत्रण कैसे रखती है या संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। तो एक एक चीज़ें करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए, अर्थात विधायिका क्यों चाहिए। तो विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य, मतलब कई सारे कार्य हैं, उनमें से एक कार्य इसका कानून बनाना भी है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है तथा संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन को इसकी बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मत, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत जो चीज़ें हैं ये जीवंत बनाए रखते हैं और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधि वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती हैं। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं जो हैं अपना महत्व जो है खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार अर्थात कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी होती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संसद में क्या है, 2 सदन है। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। जैसे अन्य राज्यों में इसका नाम अलग अलग होता है, कहीं पर कांग्रेस होता है, कहीं पर कुछ और होता है। तो राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं तथा भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विकल्प स्थापित करने का विकल्प दिया हुआ है। अब केवल यहाँ पर 5 राज्य लिखे हैं, अब 5 राज्य नहीं हैं, क्योंकि पहले क्या था, पहले बिहार में, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। फिर बाद में आपका आंध्र प्रदेश में भी हो गया। वर्तमान में क्या है कि जम्मू कश्मीर में जब से वो संसदीय प्रदेश बन गया तो यहाँ पर ये द्विसदनात्मक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब वर्तमान में कहाँ कहाँ पे है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब 2 राज्यों में बट गया। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी द्विसदनात्मक विधायिका है। और अभी कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ की द्विसदनात्मक व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक विधेयक भी पास किया था। आगे चलते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। तो एक सदन द्वारा लिया गया जो निर्णय है, एक सदन द्वारा लिया गया निर्णय या प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है
कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। इसके संदर्भ में संविधान सभा के वाद विवाद जब हो रहा था तो वहाँ पे पूर्णिमा बनर्जी का एक वक्तव्य है। इन्होंने कहा कि उच्च सदन अर्थात जो राज्यसभा है, उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं, मतलब लोकसभा को सलाह दे सकते हैं। तो अब ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में देखें तो राज्यसभा के बारे में यदि आप देखेंगे तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 80 में दिया गया है, 80 में, 79 में संसद का गठन की बात की गई है और 80 में राज्यसभा की संरचना है और 81 में लोकसभा की संरचना की बात की है। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं। तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार जो होता है वो अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, यह फैक्ट याद रखिएगा कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है और किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका के द्वितीय सदन अर्थात सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जो कहाँ उल्लेख है, 4वीं अनुसूची में। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा। ये पुराना आंकड़ा है जनसंख्या का, तो लगभग 17.18 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 5.71 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता जो हैं ऐसी विसंगत से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें तथा राज्यसभा में, तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है, तथा राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, मतलब प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है, अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब आपके राज्यसभा की बैठकें बुलाई जा सकती हैं और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 जो होते हैं मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जर्मनी में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसका भी एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। तो जर्मनी में विधायिका जो है द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग, फेडरल असेंबली और बुदापेस्ट या फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली प्रक्रिया से 4 वर्षों के लिए किया जाता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरैट की 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती हैं और ये सभी सदस्य समान रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। ये सभी सदस्य समान रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता, वन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमत नहीं बन पाती है, तब वे मतदान में भाग नहीं लेते हैं। बुंदेसरैट
सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती, लेकिन वह सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वह सभी मुद्दे बुदे शरेट द्वारा पारित होने चाहिए। बुदे शरेट ऐसे विधायकों को वीटो भी कर सकती है। तो बुदे शरेट जो हम कह रहे हैं क्या, फेडरल काउंसिल है, और बुदेस्टाइन क्या है, फेडरल असेंबली है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में जैसा कि हम लोग ने संविधान में बात की कि संविधान में आर्टिकल 81 के तहत अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए जनता जो है सदस्यों को सीधे चुनती है और इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। और इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं और यह संख्या 1971 से 1971 से चली आ रही है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। मतलब सदस्यों की जो सदस्यता है वो 5 साल से पहले भी खत्म हो सकती है। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं कि ये जो है संसद करती क्या है। तो संसद क्या करती है इसके बारे में बात करते हैं। तो विधायिकाओं के क्या कार्य हैं, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की एक सूची बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग विधायी कामकाज की बात करते हैं। तो संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है और कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता है। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, यह संसद का कार्य है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे किस प्रकार से नियंत्रण रखती हैं। अब बात करते हैं वित्तीय कार्य की। तो सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है तथा संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व देने का काम भी करती है, रिप्रेजेंटेशन। तो संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा यह बहस का मंच उपलब्ध कराती है। तो संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है और विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है तथा इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। इसके अलावा संवैधानिक कार्य भी संसद द्वारा किया जाता है। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन के मामले में तो प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य भी संसद द्वारा किया जाता है। तो संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य भी करती है। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के
किसको किसको? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग राज्यसभा की शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया है, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे हम लोग दोनों में क्या अंतर उसको देखेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा की शक्तियों की बात करें तो लोकसभा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। इसके अलावा लोकसभा कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। साथ ही यह जो है प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। साथ ही संविधान में संशोधन करती है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। इसके अलावा समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर जो रिपोर्ट होती है उस पर विचार करती है। अब राज्यसभा की शक्तियों को देखें तो राज्यसभा जो है यह सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। साथ ही संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। इसके अलावा प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य इसके द्वारा भी किया जाता है। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती था, उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है तथा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है, ये केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तथा राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, यह भी इसकी ही केवल विशेषता है या इसका ही केवल अधिकार है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों तथा शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती हो को राष्ट्र हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम लोग लोकसभा की विशेष शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत रिजेक्ट कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं, किस मामले में समान है? सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, ठीक है, धन विधेयक के मामले में नहीं। तो सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। अब बात करते हैं कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं, मतलब इनको संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं और विधेयक कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो विधेयक कई तरह के हो सकते हैं तथा मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को क्या कहते हैं? ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मतलब यदि कोई मंत्री नहीं है, किसी मंत्री पद पर नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, तो यदि कोई विधेयक पास करता है, विधेयक पेश करता है, तो उसे निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। तब मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं और विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है वो भी काफ़ी जटिल होती है।
यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो विधेयकों के विभिन्न प्रकार हैं उनको आप देख सकते हैं। तो विधेयक किन चरणों में पारित होते हैं उसको आप यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कोई विधेयक किस प्रकार से पास होता है। आगे चलते हैं, आगे विधेयकों के विभिन्न प्रकारों को देख लें। तो ये क्या होते हैं, सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों के विधेयक, दो तरह से बांट सकते हैं, या गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक हो सकते हैं, या सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो इस प्रकार से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक को कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। खासतौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है तथा एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उससे जुड़ा मंत्री के अलावा कोई दूसरा सत्ता पक्ष का विधेयक का सदस्य उसको प्रस्तुत कर दे। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा के साथ कंडीशन है। अन्य को तो आप चाहे राज्यसभा में पहले पेश करें या लोकसभा में, परंतु जो धन विधेयक होता है इसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है तथा विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर जो है संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को जो समिति होती है उसकी जो भी सिफारिशें होती हैं उसको या रिकमेंडेशन होती है उसको सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया की दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इस प्रक्रिया से गुजरता है। आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उन्हें संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 108 में है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया, क्योंकि उस सदस्यों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है तथा विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 109 की बात करें तो अनुच्छेद 109 में क्या है कि इसमें बताया गया कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में है तथा धन विधेयक इसमें क्या कहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 110 में मतलब अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आगे देखें, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक जो है कानून बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिला करके संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिससे मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी।
तथा संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को, जो विधायक हैं, उनको जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं तथा विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले संसदीय नियंत्रण के जो साधन हैं उनको बात कर लेते हैं कि कौन कौन से साधन हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अपने स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति को लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है, जैसे कि बहस और चर्चा के माध्यम से, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के माध्यम से, वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो सबसे पहले बहस और वाद विवाद की बात कर लेते हैं। तो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्या के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं, जैसे कि प्रश्नकाल के समय में। तो प्रश्नकाल संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल, इसमें जो है सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तथा लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि का भी इसके अंतर्गत विधान किया गया है। प्रश्नकाल जो है सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोकहित के विषयों, जैसे कि मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज़ें बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन के बहिर्गमन जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसमें सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। अब बात करते हैं कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संदर्भ में। तो इसका जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति के संदर्भ में बात की गई है। तो कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इस अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाती है। जिस सरकार को विधायिका में माफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मूल भाव और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, जैसा कि उदाहरण के तौर पर 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ था कि इन्हें लोकसभा में तो बहुमत था परंतु राज्यसभा में नहीं, तो राज्यसभा में न हो तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 में जो आया था, इसको राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था। आगे वित्तीय नियंत्रण की बात करते हैं। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण रखने का या करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग
और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती, केवल धन के सदुपयोग को ही सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, तो संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया, क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें तथा सरकार तथा विपक्ष के में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति, जो कोरम का अभाव है, कोरम कितना होता है, टोटल सदस्यों का 1/10 होता है, 1/10, तो दोनों सदनों में गणपूर्ति का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि संसदीय समितियां जो होती हैं वो क्या करती हैं। तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं, वन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन करना, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। तो संसदीय समितियां अब यह सब कार्य करती हैं। 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों अर्थात स्टैंडिंग कमेटी की प्रणाली विकसित की गई और विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं और इनकी संख्या बदलती रहती है, कोई स्थायी समिति ये संख्या नहीं है। स्थायी समितियां जो हैं वो विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। स्थायी समितियां अर्थात स्टैंडिंग कमेटियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। जैसे कि लोक लेखा समिति क्या है, वो आपकी संयुक्त संसदीय समिति का उदाहरण है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को भी समितियों को भेजा गया है। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छुटपुट बदलाव करके उसे मंजूरी दे दी है तथा कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना ना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है, मतलब अधिकतर मान लेती है। यहाँ पर संविधान सभा के वाद विवाद के दौरान का NB गाडगिल का एक वक्तव्य है। इनका कहना था कि जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उसमें प्रक्रियागत बाधाएं तो हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में कोई बाधा नहीं है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता की कोई सीमा नहीं है। अब संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुहाविसों का मंच है अर्थात वाद विवाद का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही, वाद विवाद के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं तथा संसद या सदन का जो अध्यक्ष है वो विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके अलावा एक और तरीके से भी सदन का जो अध्यक्ष है अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वह अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा। स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही, अतः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। कब किया गया? 1985 में, और इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद
1991 में 91 में संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। तो इस प्रकार से 52वां और 91वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है, मतलब जो जैसे लोकसभा का जो सदस्य होगा या स्पीकर होगा उसका वही अंतिम निर्णय करता होगा। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलों को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? तो या यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। अब इस चैप्टर के निष्कर्ष पर आते हैं कि इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है। तो क्या आपने सदन की कार्रवाई का टेलीविजन पर आंखों देखा प्रसारण देखा है? आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषा दिखाई देगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, वे विभिन्न जाति धर्म और संप्रदायों से आते हैं, वे प्रायः एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा कि यही सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधात्मक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है, इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिधात्मक होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर के काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली है और उत्तरदायी संस्था है और यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।